हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द फिफ्थ सेमेस्टर। यानी अब आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, आपको इसकी बधाई हो। और हम जो है आज सिलेबस के इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि सिलेबस में आपके क्या क्या है, क्योंकि ये जो आपका सेमेस्टर है और नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा ये पिछले जो सेमेस्टर्स हैं उससे मुख्तलिफ है, उससे अलग है। क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा है वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, जैसे आपने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ा है। लेकिन इस साल जो आप पढ़ेंगे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, वो टोटली जो है वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे। तो पेपर का टाइटल क्या है, पहले तो आपको पेपर का टाइटल पता होना चाहिए। पेपर का टाइटल है मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, आधुनिक विश्व। HIS 301 इसका कोड है आपके पेपर का, कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस का। तो मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि किताब की आप पिक भेज दें, प्लीज़ सेंड द पिक ऑफ द बुक। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो इस तरह का है कि MDU का जो 5वां सेमेस्टर है, MDU के 5वें सेमेस्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आपकी इस सिलेबस का पहला टॉपिक बनेगा। तो केवल वो एक यूनिट ऐसी है, बल्कि एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपके इस यूनिट 1 में MDU के सिलेबस के 5वें सेमेस्टर का है। तो आज मैं आपको एक पिक भेजूंगा किताब की, आप वो ख़रीद लेना। लेकिन उसमें वो सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको। 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी मैं फ़ोटोग्राफ भेज दूंगा आपको, जो मेरे पास किताब है उनकी, वरना आपको 5वें सेमेस्टर की अलग से किताब खरीदनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आप 2-2 किताब खरीदें, ठीक है, क्योंकि वो आगे भी आपके वो काम नहीं आने वाली जो 5वें सेमेस्टर की किताब है। तो मैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स आपको भेज दूंगा और आप MDU के 6th सेमेस्टर की किताब खरीदिए। MDU का जो 6th सेमेस्टर है ना, उसकी किताब आप खरीद लें। वो क्या है कि आपका 5वां सेमेस्टर भी कवर करेगी और BPS कानपुर यूनिवर्सिटी का 6ठा सेमेस्टर भी वो कवर करेगी। यानी एक बार आपको किताब लेनी है, दोनों सेमेस्टर्स में वो काम आएगी। और जो टॉपिक नहीं है उसकी मैं आपको फ़ोटोज़ भेज दूँगा। इसलिए मैं अब अभी तक आपको किताब की पिक नहीं भेज पा रहा था। तो आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो सिलेबस के बारे में है। बेसिकली इंट्रोडक्शन है सिलेबस का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स वाला जो मोड है, आई थिंक ये सबसे अच्छा होगा जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है। क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आपके टाइमिंग्स होते हैं, और भी क्लासेस होती हैं, और कई बार नेटवर्क नहीं होता है, डाटा प्रॉब्लम हो जाती है। और वीडियो लेक्चर्स में क्या है कि आप इसको कभी भी देख सकते हैं, इट रिमेन विद यू फॉर एवर। आप लाइफ लॉन्ग इसको सुन सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा या पेपरों से पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये मोड रखा है। अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट्स हैं या कुछ बात है, तो हफ्ते में एक दिन मैं डाउट क्लासेस जो है ऑनलाइन कर लिया करूँगा। हम गूगल मीट पे या जूम पे, जैसे भी आप उचित समझें, जैसे और क्लासेस अटेंड करते हैं इस तरह से क्लास हो जाएगी। और उस क्लास में डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सोचा है। तो चलिए हम जो सिलेबस में क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कल से हम जो है क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो आपका पैटर्न वही है, 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन है, और 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है। अब जो सिलेबस है इसमें आपके 3 यूनिट्स हैं जो बड़े क्वेश्चंस लिखने की, ठीक है। पहली जो यूनिट है आपकी यूनिट 1, इसमें जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है रेनेसां, पुनर्जागरण। ये जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना, ठीक है। ये एक आंदोलन चला था यूरोप में। इस आंदोलन के बारे में हमें पढ़ना है। रेनेसां के उदय के कारण, रेनेसां के प्रभाव यानी पुनर्जागरण के प्रभाव, ठीक है। इसी तरह से एक आंदोलन चला था यूरोप में, रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन। आप ये मत सोचिए कि जो बुराइयां हैं वो केवल हिंदू धर्म में या हमारे धर्म में हैं।
हर एक ऐसा धर्म रहा है जिसके अंदर कोई ना कोई जो है कमी महसूस होती है या बुराइयां होती हैं। तो ईसाई धर्म में भी बुराइयां व्याप्त थी। उन बुराइयों को दूर करने के लिए एक आंदोलन चला था यूरोप में। इस आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बारे में उसके क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए, उसकी मुख्य विशेषताएं, उसकी घटनाएं, वो सब हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका वो है मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद एक विचारधारा है। ये विचारधारा क्या थी, यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय क्यों हुआ, वाणिज्यवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम तफसील से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आपकी इस यूनिट का, वो है राइज ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का उदय। पूंजीवाद भी एक विचारधारा है। तो पूंजीवाद क्या थी कि थोड़े से लोगों का स्वामित्व पूंजी पर। ठीक है, कैपिटलिज्म जैसे आज के टाइम में जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, यानी उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व होता है। तो ये क्या विचारधारा है, पूंजीवाद के उदय का क्या कारण था। जैसे वाणिज्यवाद विचारधारा के विपरीत है ये पूंजीवाद कि उसके उदय का क्या कारण था और इसके क्या परिणाम हुए, इसकी क्या विशेषता है, वो सब हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। सिलेबस आपका ज़्यादा नहीं है, सिलेबस आपका थोड़ा है इस पर। सेकंड यूनिट जो है आपकी वो है, उसमें पहला टॉपिक है साइंटिफिक रेवोल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति। एक ऐसा समय था जब यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए, बहुत से वैज्ञानिकों ने नई नई चीज़ें आविष्कृत की। तो वो क्या थी, किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत। इसके बाद है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, कृषि क्रांति। देखिए, कृषि पहले परंपरागत ढंग से होती थी जिससे उत्पादन सीमित होता था, लेकिन विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट्स हुए, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स आने लगी। उन टेक्निक्स से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सका, नए नए प्रकार के औजार हथियार जो है इस्तेमाल किए जाने लगे कृषि के लिए। तो वो जो रेवोल्यूशन था उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके उदय के क्या कारण थे। इसी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी उद्योग के क्षेत्र में क्रांति आई कि कपड़ा उद्योग और जो है बिजली उत्पादन और ये सारी चीज़ें, रेलवे वगैरह, ये सब जो थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ऑल, ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंडर आ गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसके उदय के क्या कारण थे, इसके क्या विशेषताएं थी और इसके क्या परिणाम हुए, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद और जो हम क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे उसमें आती है फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस एक यूरोप का देश है और फ्रांस में 1789 में एक क्रांति आई थी। क्रांति तो बाद में भी आई 1830 में, 1848 में, लेकिन 1789 की क्रांति जो थी वो पहली क्रांति थी फ्रांस में। और वो उसके क्या राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारण थे, तत्कालिक कारण क्या थे, उसके क्या घटनाएं थी, उसकी क्या विशेषताएं थी और उसके क्या प्रभाव हुए, परिणाम निकले, न केवल यूरोप पर बल्कि न केवल फ्रांस पर बल्कि यूरोप पर, और यूरोप भी नहीं बल्कि पूरे विश्व पर उसके प्रभाव पड़े थे, इवन भारत पर भी उसके प्रभाव पड़े थे। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति में। इसके बाद है लिबरलिज्म इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में उदारवाद के बारे में, कि ये जो उदारवादी विचारधारा है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सब इंग्लैंड से जैसे इंडिया ने लिया है। तो सबसे पहले उदारवाद इंग्लैंड में आया था, तो इसके उदय के क्या कारण थे, इसकी विशेषताएं, वो सब हम सेकंड यूनिट में तफसील से पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपकी आखिरी यूनिट है, जहाँ तक बड़े प्रश्नों का सवाल है, आखिरी यूनिट में आपके एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड अमेरिकन नेशनहुड। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, जैसे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, और अमेरिका में जो क्रांति के माध्यम से जो एक राष्ट्रवाद की जो भावना आई, उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। हम इस यूनिट में चाइना के बारे में पढ़ेंगे, चीन का इतिहास, जिसमें हम
जो 3 अफ़ीम युद्ध हुए थे चाइना और ब्रिटेन के बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैटल ऑफ कंसेशंस यानी चीन को लेकर क्योंकि चीन जो है ना संसाधनों का बहुत बड़ा स्रोत था। बहुत से देश व्यापार किया करते थे, सभी देश चीन को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। तो एक विचारधारा जो है प्रचलित हुई थी जिसको कहा जाता है कटिंग ऑफ द चाइनीज़ मेलन, चीनी खरबूजे का काटा जाना, कि चीन को ऐसे ऐसे प्रभाव क्षेत्रों में यूरोपीय देशों ने बांट लिया कि उसका एक भाग किसी देश के अधीन, दूसरा भाग किसी देश के अधीन। तो जैसे खरबूजे को हम काटते हैं, उसके अलग अलग फाँक करते हैं, भाई एक फाँक तेरी, एक फाँक उसकी, एक फाँक उसकी, इसी तरह से चीनी खरबूजे को काटा गया, कटिंग ऑफ द चाइनीज़ मेलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति, कि सभी चीन में व्यापार करने के लिए आओ, तो वो क्या थी वो पढ़ेंगे। और आखिरी जो टॉपिक है आपका यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, कि यूरोपीय देशों ने किस तरह से एशिया और अफ्रीकी महाद्वीपों पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, तो एक तरह से इम्पेरियलिज्म या साम्राज्यवाद की हम बात कर सकते हैं इसमें। तो सिलेबस आपका यही है, बहुत छोटा सा सिलेबस है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम 1-1.5 महीना मैक्सिमम 2 महीने में हम इस सिलेबस को पूरा कर लेंगे। और मैप जो हैं आपके 4 हैं, इस बार वर्ल्ड मैप हैं तो इसलिए अलग होंगे, लेकिन बहुत सिंपल हैं, कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं आएगी। पहला मैप जो है एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति के प्रमुख केंद्र, उनके बारे में है। दूसरा जो आपका जो मैप है वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप की क्या राजनीतिक दशा थी, वो हम मैप करेंगे। और तीसरा जो मैप है वो यूरोप में औद्योगिक क्रांति के जो विस्तार है, कौन कौन से देशों में औद्योगिक क्रांति आई। और चौथा जो मैप है आपका धर्म सुधार आंदोलन कौन कौन से देशों में फैला। तो ये 4 आपकी जो यूनिट है, और 5वीं तो आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो कल से फिर हम जो अपने रेगुलर क्लासेस आरंभ करेंगे, और पहला जो टॉपिक मैं लूँगा वो रेनेसां या पुनर्जागरण के बारे में लूँगा। थैंक यू वेरी मच।